हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट ईयर का यानी 11th का जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जो कि आज से ही एनसीईआरटी के क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित थे। भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिताओं के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। यानी जो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था जीवों का, वो वर्गीकरण था भोजन के आधार पर, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगी वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। कोई भी वैज्ञानिक मापदंड नहीं थे, कोई भी वैज्ञानिक मापदंड नहीं थे। इसके बाद साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अरस्तु। तो इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। अरस्तु ने क्या किया, सर्वप्रथम जीवों का जो वर्गीकरण किया वो वैज्ञानिक मापदंड पे किया। इन्होंने पौधों को सरल आकार की लक्षणों यानी जो उनकी रचनात्मक लक्षण होते हैं उनके आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया, जबकि प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर किया। यानी उन्होंने क्या किया, जितने भी पादप जगत था उनको वृक्ष, झाड़ी और शाक में विभाजित कर दिया, और जितने भी जीव थे उनको जिनमें लाल रक्त कणिका उपस्थित थी और जिनमें अनुपस्थित थी इनके आधार पर वर्गीकरण कर दिया। इसके बाद कैरोलस लीनियस, आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से। कैरोलस लीनियस, इसको लीनियस काल भी कहा जाता है, में सभी पौधों एवं प्राणियों को वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की। यानी ये द्विजगत परिकल्पना जो थी वो कैरोलस लीनियस ने दी थी, जिन्होंने क्रमशः प्लांटी यानी पादप जगत एवं एनिमेलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, समस्त पौधों को यानी समस्त पादप जगत को पौधों को प्लांटी जगत में रख दिया यानी पादप जगत में रख दिया, और समस्त जंतुओं को एनिमेलिया यानी जीव जगत में रख दिया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी यानी कवक के बीच में विभेद स्थापित करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक, पादप व प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझने जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। मतलब ये जगत समझा तो आसानी जा सकता था, लेकिन इसमें अभी भी बहुत से ऐसे जीव थे जिनको अभी भी कोई अपना एक निश्चित स्थान प्राप्त नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो गई। यानी क्या हुआ कि इस पद्धति को अपर्याप्त सिद्ध किया गया, क्योंकि इसमें कवक को, हरित शैवाल को, यूकैरियोटिक को, प्रोकैरियोटिक को उचित स्थान नहीं मिला। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को भी सहमति करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाली परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे। इनके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। ये कुछ उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था, सन 1969 में R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की। इन्होंने समस्त जगत को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में विभाजित कर दिया। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन की जातिवृत्ति संबंध एवं वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। यानी जो इन्होंने वर्गीकृत किया था वो किया था कोशिका संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, पोषण की प्रक्रिया के आधार पर, प्रजनन की प्रक्रिया के आधार पर इनको यहाँ पर इन्होंने क्या वर्गीकृत किया था। जो एक तालिका इन्होंने दिखाई है उस तालिका को हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये 5 जगत परिकल्पना है। ठीक, सबसे पहले मोनेरा, यह है प्रोटिस्टा, यह है फंजाई यानी जिसको कवक बोलते हैं, यह है प्लांटी और यह है एनिमेलिया। ठीक है, अब इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि
अगर कोशिका के प्रकार की बात करें तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया में सभी यूकैरियोटिक, यानी जो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसके बाद सारे जगत जो है उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं आती है। आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अवश्य जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते वो कमेंट करके हमको अवश्य बताएं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की, तो मोनेरा जगत में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज रहित एवं अमीनो अम्लों की होती थी। कैसी होती थी? सेलुलोज रहित व अमीनो अम्लों की होती थी। ठीक, प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित रहती थी, फंजाई में ये सेलुलोज एवं काइटिन युक्त होती थी, प्लांटी में सेलुलोज की होती थी और एनीमिलिया में ये अनुपस्थित होती है। यानी एनीमिलिया में जितने भी एनिमल होते हैं उनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इसके बाद अगर केंद्रक झिल्ली की बात करें तो मोनेरा में अनुपस्थित, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब में उपस्थित है, बाकी सब में क्या है? उपस्थित है। यानी जो केंद्रक झिल्ली है वो मोनेरा में उपस्थित है, बाकी सब में मोनेरा में अनुपस्थित है, बाकी सब में उपस्थित है, बिकॉज सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। अगर हम कोशिका संरचना की बात करें या शारीरिक संरचना की बात करें तो मोनेरा को एक कोश की है, प्रोटिस्टा भी एक कोश की है, लेकिन जो फंजाई है वो बहुकोश की है। ठीक, प्लांटी की बात करें यानी जितने पौधे हैं उनमें ऊतक और अंगतंत्र पाए जाते हैं, इस तरह एनीमिलिया में भी ऊतक और अंगतंत्र पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पोषण विधि की तो मोनेरा में स्वापोषी हैं, ठीक है, और परपोषी हैं, यानी इसमें से कुछ स्वापोषी भी हैं और परपोषी भी हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो वो भी स्वापोषी और परपोषी हैं, लेकिन फंजाई हैं या तो वो परपोषी होंगे या मृतोपजीवी होंगे, यानी सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांटी स्वापोषी हैं और एनीमिलिया जो है वो डेफिनेटली परपोषी हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रजनन की विधि की तो मोनेरा में प्रजनन की विधि की बात करते हैं तो मोनेरा में संयुग्मन के आधार पर होता है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन के आधार पर होता है, फंजाई में निषेचन होता है, प्लांटी में निषेचन होता है और एनीमिलिया में भी निषेचन होता है। ये एक तालिका थी जिस तालिका के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि उनमें किस प्रकार की कोशिका है, शारीरिक संरचना कैसी है, पोषण की विधि क्या है, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा समझा जा सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि जब 5 जगत वर्गीकरण के परिकल्पना हो गई तो यहाँ पर भी कुछ समस्याएं आई, दो थी। धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण की पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरे शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादप के साथ रखा गया। इस जगत के समस्त चीज़ों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि अनेक उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन के 3 अनुच्छेद पद्धतियों भी प्रस्तावित की गई, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुच्छेत्रों में वर्गीकृत किया गया। सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुच्छेद में रखा गया, अतः 60 जगत वर्गीकृत पद्धति भी प्रस्तावित की गई। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जीवन के 3 अनुच्छेद पद्धतियाँ प्रस्तुत की गई, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया। सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुच्छेद में रखा गया। इस प्रकार 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उस कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरे शैवाल या नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकरण कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोश के जीवों को बहुकोश के जीवों के साथ वर्गीकरण किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा शैवाल है। इन वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पौधों जैसे स्वपोषी के बीच में भेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पौधों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। यानी अब कवक को एक अलग जगत में रख दिया गया, फंजाई के अंतर्गत। इस सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। यानी सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को एक साथ मोनेरा में रखा गया और एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति, क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया, के साथ रख दिया गया। यानी अब हुआ क्या कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को क्या किया गया? पैरामीशियम और अमीबा के साथ रख दिया गया, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिससे पहले की पद्धतियां में अलग अलग रखा गया था। ऐसे वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होती है। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकार की, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्ति हो और विकासीय संबंध पर आधारित हो।
इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे 2 अध्यायों में अलग अलग किया गया। यानी इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे। बिकॉज जो पादप जगत और जंतु जगत है ये अलग से एक चैप्टर है, उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम आगे चलते हैं, मोनेरा जगत की बात करते हैं। अगर हम बात करें मोनेरा जगत की, ठीक है, मोनेरा जगत, तो सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी क्या आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सूक्ष्म जीवी होते हैं जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। मतलब ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अब अगर एक मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं तो सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया गर्म जल के झरनों में रहते हैं, कुछ मरुस्थल में रहते हैं, कुछ बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया किसी जीव के अंदर रह रहा है तो अंतःपरजीवी, अगर बाहर रह रहा है तो बाह्यपरजीवी। आप लोग कमेंट करके अंतः और बाह्यपरजीवी के उदाहरण हमें जरूर बताएंगे। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूह में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। कौन कौन से समूह हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 4 समूह में बांटा गया है। गोलाकार, जिनको हम लोग कोकस बोलते हैं, छड़ाकार, जिनको हम लोग बैसिलस बोलते हैं, कामा के आकार का, जिनको हम लोग विब्रियो बोलते हैं, और सर्पिलाकार, जिसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, गोलाकार, अगर गोलाकार जीवाणु है तो उसको हम लोग कोकस बोलेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर छड़ाकार है यानी सिलेंडर के आकार का तो हम उसको बैसिलस बोलेंगे, जैसे लैक्टोबैसिलस। कॉमा के आकार का है तो विब्रियो कॉलेरी यानी विब्रियो बोलेंगे, और सर्पिलाकार है तो स्पाइरल बोलेंगे। इस प्रकार इनको आकार के आधार पर 4 समूहों में बांट दिया गया है। ठीक है, 4 समूहों में बांट दिया गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चित्र, ये कोकाई है यानी गोलाकार है, ये छड़ाकार है, ये सर्पिलाकार है, और ये कॉमा के आकार की। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, यानी सरल प्रतीत होते हैं, पर उनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ठीक, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से अनेक जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो सकते हैं। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रह जाते हैं। यानी जीवाणु क्या होता है, जीवाणु में पोषण या तो स्वपोषी भी होते हैं और ये परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी अगर होंगे या तो ये प्रकाश संश्लेषी होंगे या रसायन संश्लेषी होंगे, और अगर परपोषी होंगे तो विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, अथवा ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आद्य बैक्टीरिया की। आद्य बैक्टीरिया, ठीक, आद्य बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे लवणीय क्षेत्र, और जो बैक्टीरिया लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको हेलोफी बोलते हैं। गर्म जल के झरनों उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, एवं कक्ष क्षेत्र उनको मैथोजन बोलते हैं। जो आपको दलदली भागों में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैथोजन बैक्टीरिया बोलते हैं, में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण है कि उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी रखती है। जैसे मैथोजन बैक्टीरिया जो है, ये जो मैथोजन बैक्टीरिया है, ये अनेक रूमिनेट पशुओं यानी गाय एवं भैंस, रूमिनेट का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें 4 चैम्बर्ड यानी 4 कक्षीय आमाशय होता है, गाय एवं भैंस की आंत में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, गोबर गैस का निर्माण होता है, क्योंकि इनके पेट में ही ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे मीथेन गैस निर्माण करते हैं। इसीलिए गाय और भैंस के गोबर का यूज़ हम लोग गोबर गैस निर्माण में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया को। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें और साथ साथ शेयर करते चलें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कशाभ द्वारा की जा सकती है। यानी जो यू बैक्टीरिया हैं इनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी वास्तविक बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, साथ साथ एक चलने के लिए, गमन के लिए कशाभ पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया जिसको हम लोग नीले हरे शैवाल कहते हैं, में हरित पौधों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइनो बैक्टीरिया हैं जिनको हम लोग नीले हरे शैवाल कहते हैं, अभी आपको इस चैप्टर में कई बार नीले हरे शैवाल के बारे में आपको लिखा दिखाई देगा। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिकीय, क्लोनी अथवा तंतुमय, अलवण जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। यानी कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं, तंतुमय हैं, स्वच्छ जल में भी रहते हैं, समुद्री जल में भी रहते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। इनकी
कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेरोस्टिस नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। ये देखिए इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं होती हैं एनाबिना और नॉनस्टॉक में, जो क्या करती हैं, प्रकृति की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको एटीपी के रूप में संचित करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें परपोसी बैक्टीरिया, तो जो परपोसी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुतायत से पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं परपोसी बैक्टीरिया की होती है और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोसी बैक्टीरिया में से अनेक मनुष्य को जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। यानी आप देखते हो कि अगर दूध से दही बनता है तो वही बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। उस बैक्टीरिया का नाम आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अनेक प्रतिजैविक जैसे एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी क्या होती है, जीवाणु द्वारा बनती हैं। लेग्यूम यानी जितनी भी दलहनी पौधे हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। ये सारी बीमारियां क्या है, हैजा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, साइट्रस कैंकर है, ये सारी बीमारियां क्या है, जीवाणु जनित बीमारियां हैं जो कि परपोसी बैक्टीरिया द्वारा या परपोसी जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, अब बात करते हैं बैक्टीरिया प्रमुख रूप से, अगर इनके प्रजनन की बात करें तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, परंतु कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। ये आप देख पा रहे हो, डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है और ये लैंगिक प्रजनन कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका, अगर पूछा जाए सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है तो वह माइकोप्लाज्मा, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पौधों में रोगजनक, यानी जो अनेक माइकोप्लाज्मा है वो प्राणियों एवं पौधों में रोगजनक होते हैं। क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। इस तरीके से जो आज मोनेरा जगत था वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपको प्रोटिस्टा जगत के बारे में बताया जाएगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।